वेलकम टू माय चैनल एसके हेल्पिंग हैंड ट्यूटोरियल्स। कक्षा 8 का मोस्ट अवेटेड मॉडल पेपर जारी हो चुका है 2023 के लिए। तो चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से आपके प्रश्न आने वाले हैं और क्या बदलाव इसमें किया गया है। पहला भाग जो है वो रहेगा आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, यानी कि ABCD वाला भाग रहेगा। यहाँ पे आपके पास जो है आर्टिकल से रिलेटेड प्रश्न है। पहला ही प्रश्न, विल यू टेक डैश पिक्चर ऑफ अस ए एंड द और नन, इसके ऑप्शंस में दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो पहला है भाग वो ए रहेगा। द अर्थ इज़ राउंड एंड इट हैज़ मोर सी एरिया डैश लैंड। अर्थ यहाँ पे विदिन विदिन मतलब उस एरिया के अंदर अंदर। देन जब हम तुलना करते हैं तो हम देन का प्रयोग करते हैं। बट का अर्थ होता है परंतु, और थ्रू मतलब में से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। जैसे कमरे के बाहर से दरवाजे में से आ गया, खिड़की में से कूद के आ गया चोर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं द अर्थ इज़ राउंड एंड इट हैज़ मोर सी एरिया। मोर तुलनात्मक शब्द है कि जो समुद्री एरिया है वो अधिक है किससे, लैंड से, पृथ्वी वाले एरिया से। तो यहाँ पे हम देन का प्रयोग करेंगे तो आंसर बी आ जाएगा यहाँ पे। द ट्रेन विल लीव इन अनदर हाफ एन आवर। I dash reach the station in time to catch the train. Either या तो ought to चाहिए, will पहुंचूंगा, करूंगा, भविष्यकाल बताता है, need यानी आवश्यकता है। तो need के बाद जो है to लगता है, तो यहाँ पे क्योंकि to नहीं लगा हुआ, to इस वाक्य में लगा हुआ है I ought to reach the station in time to catch the train। यहाँ पे हम ought to का प्रयोग, मुझे वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। Which of these is not related to a computer? अब ऐसे 4 शब्द दिए होंगे और आपको कोई भी एक फील्ड दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए स्कूल दे दिया, यहाँ पे आपको कंप्यूटर दिया है और उससे संबंधित कौन सा शब्द है अथवा नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे फिर से दोहरा रही हूँ मैं, कभी कभी आता है कि रिलेटेड टू, तो 3 शब्द उससे रिलेटेड नहीं होंगे। और कभी कभी आता है नॉट रिलेटेड टू, यानी कि जो संबंधित नहीं है। तो 3 संबंधित होंगे और एक असंबंधित शब्द होगा। तो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है नॉट रिलेटेड टू। तो ऑप्शंस देखते हैं, माउस कंप्यूटर से संबंधित है, कीबोर्ड कंप्यूटर से संबंधित, मॉनिटर कंप्यूटर से संबंधित, बैडमिंटन बैडमिंटन और कंप्यूटर का कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे डी उत्तर आ जाएगा। विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स हैज़ अ डिफरेंट साउंड, तो ये साउंड पर बेस्ड है। आपको अंडरलाइन किए हुए लेटर को देखना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यू है, यू की आवाज़ 2 प्रकार से आती है, ऊ और अ जैसी भी आती है कभी कभी। तो यहाँ पे देखते हैं पुट, यहाँ पे ऊ जैसी आवाज़ आ रही है, कट बट शट, तो इन तीनों में अ जैसी आई। तो अलग ऊ की आवाज़ कहाँ पे आई, पुट। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रेजेंट इज़, यह प्रश्न वापस से दोहराया गया है, एक बार पहले भी ये आ चुका है। तो प्रेजेंट का अर्थ होता है गिफ्ट। यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं हम। बिग बिग मतलब बड़ा, हैप्पी हैप्पी मतलब खुश, काइंड मतलब दयालु, गिफ्ट का मतलब होता है उपहार, और प्रेजेंट मतलब उपहार। एक आप कक्षा में भी प्रेजेंट होते हैं, एब्सेंट और प्रेजेंट यानी उपस्थित होना, लेकिन यहाँ पे गिफ्ट इसका अर्थ है। इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई रिमूव द रोल टॉप डैश एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स। मैंने रोल टॉप को हटाया और मैंने ड्रॉर्स को बाहर खींचा। कंप्लीटेड, कंप्लीट, कंप्लीटिंग, कंप्लीटली, यानी आपको बताना है आपने रोल टॉप को कैसे खिसकाया। तो एडवर्ब आपको बताना है, ठीक है। जबकि ये जो है क्रिया के ही रूप है, कंप्लीट, कंप्लीटिंग, कंप्लीटेड, ये क्रिया के रूप है। यहाँ पे हमें एडवर्ब का प्रयोग करना है जो कि एल वाई वाला है, क्योंकि क्रिया तो ये आ गई, आई रिमूव द रोल टॉप, यहाँ पे ये वर्ब आ गया। अब हमें यहाँ पे एडवर्ब का प्रयोग करना है कि कैसे हटा, पूरी तरीके से हटा दिया। तो पूरी तरीके से, कंप्लीटली। आप एडवर्ब का पहचान करनी है तो एल वाई भी लगा हुआ होता है, ठीक है, जनरली। तो यहाँ पे डी उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। भाग 2 है इसका। ये भी न्यू टाइप ही आप समझ सकते हैं। न्यू टाइप में अब सदर नहीं है, 1 वर्ड वाले क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे।
कंप्लीट द ब्लैंक्स इन द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। यहाँ पे 4 जो रिक्त स्थान दिए गए हैं, आप देख सकते हैं 8 से 11 तक यहाँ पे दिया गया है। प्रत्येक जो है 2 अंक का है। सबसे पहले हम शब्द देखेंगे। जब भी इस तरीके का प्रश्न आता है, पहले हमेशा ब्रैकेट में आप दिए गए शब्दों को अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिए। प्लेटफॉर्म, नॉइज़, नॉइज़ का अर्थ होता है शोर, हैंड, हैंड मतलब हाथ, जर्नी, जर्नी मतलब यात्रा। अब हम वाक्य देखते हैं। इट वॉज मीनाज फर्स्ट ट्रेन डैश। शी वॉज एक्साइटेड टू सी द ह्यूज ट्रेन ऑन द डैश। The train made a lot of dash as it come to a stop at the station. Meena held her father's dash. They walked on to the train together. अब देखिए, आप यहाँ पे सबसे पहले वह शब्द ढूंढिए जो आपको लगता है कि मुझे पता है ये कहाँ पे लगेगा। जैसे आपको कोई वाक्य समझ में आ गया है तो पहले आप उसको लीजिए। द ट्रेन मेड अ लॉट ऑफ, ट्रेन ने बहुत अधिक क्या किया? प्लेटफॉर्म किया? नहीं। हैंड किया? जर्नी की? नॉइज़ की? तो ट्रेन क्या करेगी? शोर करेगी। तो आपने यहाँ पे नॉइज़ वाला जो है शब्द लिख देना है। अब आप आगे भी देख सकते हैं। इस तरीके से आप पहले ये देखिए कि आपको खुद को कौन से ब्लैंक्स भरने आ रहे हैं और फिर बाकी के जो शब्द रह जाएं उनको आप एडजस्ट कीजिए। जिसको अर्थ पता है वो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इट वॉज मीनाज फर्स्ट ट्रेन जर्नी, तो यहाँ पे आपको जर्नी लिखना है। ये शब्द यहाँ पे 8 नंबर पे आएगा। ये 8 नंबर पे जर्नी आएगा। शी वॉज एक्साइटेड टू सी द ह्यूज ट्रेन ऑन द डैश। अब गाड़ी कहाँ आती है? प्लेटफॉर्म पे आती है। ऑन द, कहाँ पे देखी उसने गाड़ी? प्लेटफॉर्म पे देखी, तो 9 नंबर प्लेटफॉर्म है। द ट्रेन मेड अ लॉट ऑफ नॉइज़, नॉइज़ 10 नंबर। और मीना हेल्ड हर फादर्स, उसने किसका हाथ पकड़ा? अपने पिताजी का हाथ पकड़ा। हैंड 11 नंबर है। अगला देखते हैं प्लूरल फॉर्म्स। प्लूरल होता है बहुवचन, एक और अनेक जिसको कहते हैं बहुवचन। नाइफ, तो नाइफ का प्लूरल होता है KNIVES, ठीक है। चाइल्ड का होता है चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन। नेक्स्ट देखते हैं राइट द मिसिंग लेटर्स। यहाँ पे ये स्पेलिंग की पूर्ति आती है। बहुत ही सरल प्रश्न होता है। प्रायकर आपको जो है इसमें AEIOU जो भरना होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो शब्द दिया गया है MO-TA-, ज़्यादातर ये आपके पाठ के ही होते हैं, तो पाठ की स्पेलिंग्स जो हैं आप ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे आएगा MOUNTAIN, तो ये जो आपका शब्द है वो है माउंटेन, MOUNTAIN, माउंटेन। नेक्स्ट है आफ्टरनून, AFTERNOON, तो यहाँ पे O आपको लगा देना है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे 2 अंक का ये प्रश्न दिया है। तो कनेक्टिव्स जिसे कहा जाता है, कंजंक्शंस, वाक्य को जोड़ने वाले जो शब्द हैं वो आप ध्यान से अध्ययन कीजिए। इनके अर्थ पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइल और सो दैट। वाइल का अर्थ होता है जब, जिस दौरान हम ये काम कर रहे हैं, जो कोई काम के दौरान, वाइल जब या दौरान, किसी कार्य के दौरान। सो दैट ताकि, जिससे कि, ठीक है, मैंने मेहनत की जिससे कि, सो दैट जिससे कि, ताकि मेरी फर्स्ट डिवीज़न बन सके। अब यहाँ पे देखते हैं डोंट यूज़ मोबाइल फ़ोन डैश ड्राइविंग व्हीकल। तो मोबाइल फ़ोन जिससे कि हम व्हीकल चला सकें, नहीं। किस वक्त मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करना? जब हम ड्राइविंग कर रहे हैं, ड्राइविंग के दौरान। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाता है? वाइल। नेक्स्ट देखेंगे अरेंज द वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। यहाँ पे आप सबसे पहले सब्जेक्ट की पहचान करेंगे। दे मास्क डेली वियर, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। फिर अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब आता है, नहीं तो वर्ब आ जाता है। तो यहाँ पे वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है और फिर बाकी का सेंटेंस आता है। तो दे जो है सब्जेक्ट है, दे वियर मास्क डेली।
वो प्रतिदिन मास्क पहनते हैं। अगला देखेंगे, जम्प्ड द हिमांशु रिवर इनटू। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? हिमांशु की। तो हिमांशु सबसे पहले लिखना है इस वाक्य में आपको हिमांशु। अब हिमांशु ने क्या किया? क्रिया कौन सी है यहाँ पे? जंप। तो हिमांशु जंप्ड इनटू द, किस में कूदा? नदी में कूद गया। तो इनटू द रिवर, हिमांशु जंप्ड इनटू द रिवर। नेक्स्ट देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पे शब्द दिए गए हैं। ओपन, ओपन मतलब खोलना, वियर मतलब पहनना, क्रॉस मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, क्रॉस करना, या फिर क्रॉस ऐसे भी कर सकते हैं, या एक से दूसरी जगह हम जब जाते हैं तो उसको भी क्रॉस करना कहते हैं, स्लो, धीरे। तो चलिए वाक्य देखते हैं यहाँ पे, ऑलवेज डैश अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। अब देखिए यहाँ पे सीट बेल्ट, तो हम सीट बेल्ट को क्या करेंगे? ओपन करेंगे। हम ड्राइविंग के दौरान में खोल देंगे? नहीं। स्लो करेंगे, क्रॉस करेंगे, वियर करेंगे। वियर मतलब होता है पहनना, तो इसका सही उत्तर है वियर। ऑलवेज वियर, WEAR, वियर। नेक्स्ट देखेंगे, डू नॉट डैश द स्पीड लिमिट इन क्राउडेड एरिया वाइल ड्राइविंग। आप जब ड्राइव करते हैं तो आपको स्पीड लिमिट को क्या नहीं करना चाहिए? ठीक है, क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे क्रॉस हमें यानी कि उस स्पीड लिमिट, सीमा से अधिक तेज पार करके तेज़ नहीं चलाना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, भाग 3। भाग 3 आपको पहले बता देते हैं किस तरीके के यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब देखिए इसके अंदर 3 भाग दिए गए हैं। ठीक है, पहला जो है पैसेज दिया गया है, फिर दूसरा पैसेज भी दिया गया है, ये सब सीन पैसेजेस ही दिए गए हैं। फिर ये तीसरा पैसेज दिया गया है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, उनमें से ही आपको प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। तो इस मॉडल पेपर को यदि हम कंफर्म मानते हैं तो आपको प्रश्न उत्तर याद करने की आवश्यकता नहीं है। अधिक याद करेंगे तो आपको बहुत अधिक सहायता ज़रूर मिलेगी, कोई भी पैराग्राफ आता है तो आपके लिए टिप जो है आज के वीडियो का यही है कि अपने सभी पाठ अच्छे से पढ़िए, उनके जो कठिन शब्दार्थ हैं वो याद करिए और प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का अधिक से अधिक किताब में से प्रयास कीजिए, क्योंकि 3 पैराग्राफ यहाँ पे दिए गए हैं। तो प्रत्येक पैराग्राफ का अंक भी हम देखते हैं। देखिए ये 2 अंक, 4 अंक हो गया, 5, 6, 7, 8 और 10 अंक। तो 10 अंक का जो है एक स्टैंजा यहाँ पे दिया गया है। पहला ही पार्ट, आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट अ रोल टॉप डेस्क। पहले पार्ट का यहाँ पे जो पैराग्राफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट था वो ही दे दिया गया है यहाँ पे। तो परीक्षा के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, भले ही मॉडल पेपर में आया परंतु इस पार्ट का बहुत इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है ये। तो आप इसको फिर से तैयारी कीजिएगा। इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। हाउ ओल्ड वॉज द रोल टॉप डेस्क, वेयर डिड द ऑथर फाइंड इट। 2 प्रश्न है, 2 ही यहाँ पे अंक हैं, तो बड़ा वाला प्रश्न है हाउ ओल्ड वॉज द रोल टॉप डेस्क। तो ये हम पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट अ रोल टॉप डेस्क। अब लेखक को क्या मिला था? उसको वहाँ पर एक रोल टॉप डेस्क मिला था। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। कब का था? इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी, यानी 19वीं शताब्दी में बना हुआ था। तो आपका पहला प्रश्न का जो है उत्तर मिल गया। हाउ ओल्ड वॉज द रोल टॉप डेस्क? इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। आप ये लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं। वेयर डिड द ऑथर फाइंड इट, कहाँ पे मिला था उसको वो। तो अगर आप उत्तर लिखना जानते हैं तो आप यहाँ से लिखेंगे द ऑथर फाउंड इट इन अ जंक शॉप। ठीक है, कहाँ, वेयर का अर्थ होता है कहाँ, उसको कहाँ पे मिला था वो। तो कहाँ पे मिला था उसको? एक कबाड़ी की दुकान पर मिला था, इन अ जंक शॉप। अगला पैराग्राफ देखेंगे, इस क्वेश्चन देखेंगे इसका। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द डेस्क, क्या कंडीशन थी इसकी? दिस वॉज इन अ बैड कंडीशन। आप देखिए यहाँ पे आप इसके अंक देखते हैं तो ये 2 अंक का प्रश्न है। तो ऑब्वियस सी बात है आप यहाँ पे केवल इतनी सी लाइन नहीं लिखेंगे। 2 अंक के प्रश्न का मतलब आपको उसको पूरा डिस्क्राइब भी करना है। क्या कंडीशन थी? द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, टूटा हुआ था, क्लमजीली मेंडेड, अजीब तरीके से ठीक किया गया था,
जलने के इसके निशान थे, स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। ठीक है, तो ये उसकी कंडीशन थी। वेयर डिड द ऑथर फाइंड द जंक शॉप, उसको वेयर डिड द ऑथर फाइंड द जंक शॉप, ऑथर को जंक शॉप कहाँ पर मिली। तो जंक शॉप कहाँ पर मिली, कौन सी जगह पर मिली थी। यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बिल्कुल सी सरल है। जगह पूछ रहा है, जगह का नाम पूछ रहा है, तो नाम हमेशा कैपिटल लेटर में आता है। पहला टिप आपके लिए, नाम पूछता है तो कैपिटल लेटर को ढूंढिए। कैपिटल लेटर देखिए, ये रहा। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट। तो कहाँ पे थी दुकान, ब्रिडपोर्ट में थी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, हिम्मत नहीं हारनी है। टिप्स को याद रखिए जो आपको पेपर के साथ दी जा रही हैं। वेयर डिड द ऑथर ब्रिंग द रोल टॉप डेस्क आफ्टर परचेजिंग, वो उसको खरीदने के बाद कहाँ पे ले करके आ गया। It was going far very little money. I thought I could restore it. It would be a risk, a challenge. उसको लगा मैं इसको ठीक कर सकूँगा, परंतु उसको वो चैलेंज ही होता क्योंकि बहुत बुरी स्थिति में थी वो रोल टॉप डेस्क। बट आई हैड टू हैव इट। आई पेड द मैन, मैंने उस व्यक्ति को पैसे दे दिए। एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज। तो कहाँ पर लेके आ गया था वो, उसकी बैक टू हिज वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज। वो वहाँ पर उसके कमरे में लेके आ गया था जो कि वर्क रूम था उसका, एट द बैक ऑफ द गैराज, लेखक के घर पे। अगला प्रश्न देखेंगे। When did the author begin to work on the desk? When जब प्रश्न आता है तो कब, समय पूछता है, अवसर पूछता है। तो समय आपका कोई तारीख हो सकता है, साल हो सकता है, कोई तीज त्योहार का नाम दिया गया है, यानी कोई वो आपको बताया गया है, पीरियड बताया गया है, कोई घटना बताई गई है, तो वह आपको होगा। तो यहाँ पे जो है क्रिसमस ईव का मेंशन किया गया है। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये लाइन आपको एज इट इज़ भी लिख सकते हैं, आपको पूरे अंक मिलेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट द अपोजिट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इसमें आप एक बात ध्यान रखेंगे कि आपको पैसेज के अंदर वो शब्द होना चाहिए, नियर और लेट। तो नियर का जो है फार और लेट का है अर्ली, दोनों ही शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपको बता भी देते हैं, फार एंड लेट, अर्ली। ठीक है, अर्ली पहली ही लाइन में दिया गया है। अर्ली, अर्ली माने जल्दी। एंड फार जो है यहाँ पे नीचे दिया गया है, फार, फार वेरी लिटिल मनी। तो यहाँ पे ये फार आ जाता है। नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा, फिर से अब आप इसके अंक देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी 10-10 अंक के जो है पैसेज दिए गए हैं। आपके लिए बहुत मायने रखता है ये जो पैटर्न है, इसमें थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है, पिछली बार के कंपैरेटिव ईजी कर दिया गया है मेरे विचार से और अनुभव से। नेक्स्ट बढ़ते हैं, द ग्रेट स्टोन फेस, जो कि इम्पॉर्टेंट लेसन है आपका इसके लिए, पैसेज के लिए, क्योंकि इसकी मार्किंग जो है स्कीम में ज़्यादा है। पहला पार्ट की ज़्यादा है, इस पार्ट की ज़्यादा है, और इनको आप ध्यान से पढ़िएगा। What was a great stone face? क्या था यहाँ पे, एक माउंटेन का जो था चेहरा उस पर दिखता था। ठीक है, एक पहाड़ी है, उस पर लेखक को जो है पहाड़ी पर एक चेहरा जैसा दिखता था। कई बार होता है कि कुछ आकृतियाँ बनी हुई होती हैं, हमें कुछ उसमें चेहरा दिखता है, कभी कोई जानवर की आकृति दिखती है, तो ऐसे ही इसको वहाँ पे एक चेहरा दिखा करता था। The great stone face was a work of nature formed on the perpendicular side of a mountain by some immense rocks which had been thrown together so that when viewed at a proper distance they resembled the features of the human face. तो इसीलिए वो ग्रेट स्टोन फेस था। आप यहाँ पे बोल भी सकते हैं कि वो एक नेचर वर्क था जो कि परपेंडिकुलर साइड ऑफ अ माउंटेन पर बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज ग्रेट स्टोन फेस अपीयर इफ स्पेक्टेटर गेट्स क्लोज टू इट। परंतु जब कोई व्यक्ति पास में जाता था उसके, तो वो कैसा दिखता था।
If the spectator approached too near, he lost the outline of the enormous face and could see only a heap of gigantic rocks. वहाँ पर उसको केवल बड़े बड़े पत्थर ही नज़र आते थे, piled one upon another, जो कि एक दूसरे के ऊपर इकट्ठे हुए हुए थे, क्योंकि वो दूर से तो यूँ इस तरीके से चेहरा सा दिखता था, लेकिन जब वो पास जाते तो वो सिर्फ पत्थर ही नज़र आते थे। आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड। इस वाले प्रश्न में ऊपर वाले में आपको अपोजिट दिया है, यहाँ पे आपको वन वर्ड दिया है। अ वेरी हाई हिल, तो बहुत ऊंचा जो है वो माउंटेन होता है। एम आपको यहाँ पे दिया हुआ ही है, तो माउंटेन। अ पर्सन वॉचिंग एन इवेंट, स्पेक्टेटर। अब देखिए, अगर यहाँ पे आपको पहला लेटर हो सकता है, ये मॉडल पेपर जारी किया गया है तो आवश्यक नहीं है कि आपको वहाँ पर पहला लेटर लिखा हुआ मिलेगा। तो आप तैयार रहिए, अधिक से अधिक शब्दार्थ आपके पैराग्राफ्स जो आप तैयार कर रहे हैं पाठ्य पुस्तक में से, उसके कठिन शब्द आप याद कीजिए और स्पेलिंग्स भी याद कीजिए, क्योंकि जो कठिन शब्द जो आपके स्पेलिंग्स में आएंगे वो भी इसी में से ही आने वाले हैं। When does great stone face appear to be alive? कब वो जीवित नज़र आता था? Seen from the distance, the clouds clustering about it. जब दूर से देखा जाता था, स्पेशली जब बादल वगैरह उसके आसपास में होते थे, क्योंकि पहाड़ी, ऊंची पहाड़ी होती है तो बादल वगैरह रहते हैं वहाँ पे, तो उस दौरान में जब दूर से देखते थे, सीन फ्रॉम डिस्टेंस, तब वो जो है चेहरा अलाइव, अलाइव माने जीवित नज़र आता था। What was a popular belief about the stone face among the people? लोगों के बीच में, among the people, लोगों के बीच में क्या पॉपुलर बिलीफ था? बिलीफ माने विश्वास क्या था लोगों को यही विश्वास था कि ये जो है कोई व्यक्ति है जो चला गया है यहाँ से और कभी ना कभी लौट करके अवश्य आएगा। It was the belief of many people that the valley owed much of its fertility to the benign face that was continuously beaming over it, कि वहाँ की जो फर्टिलिटी है, उपजाऊपन है वहाँ की मिट्टी का, वो इसीलिए है क्योंकि इस व्यक्ति की जो दया है वो वहाँ पर अब भी उस रूप में मौजूद है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स गैदरिंग। गैदरिंग का अर्थ होता है इकट्ठा करना, तो इकट्ठा करने के लिए यहाँ पे जो शब्द आया है क्लस्टरिंग, ठीक है, क्लस्टर मतलब भी ग्रुप, इकट्ठा हुआ, तो यहाँ पे जो वर्ड आ गया है ये आपका है क्लस्टरिंग। बादल, क्लस्टरिंग अबाउट इट, यानी जो बादल इकट्ठे हो जाते थे उसके वहाँ पर आसपास में, तो क्लस्टरिंग जो शब्द है वो गैदरिंग के लिए प्रयोग हुआ है। अब देखिए यहाँ पे आपने देख सकते हैं माउंटेन, स्पेक्टेटर, क्लस्टर, तो जब आप ये पाठ पढ़ रहे थे, अगर आप इन शब्दों की तरफ ध्यान देते तो आपको यहाँ पे ये अटेम्प्ट करना उतना ही सरल हो जाता है। तीसरा पैराग्राफ कल्पना चावला के ऊपर दिया गया है। विच स्टेट डिड कल्पना चावला बिलोंग टू? कौन से स्टेट से बिलोंग करती थी? कल्पना चावला वॉज एन एस्ट्रोनॉट हु बिलोंग टू द करनाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा स्टेट। यहाँ तक इसका उत्तर है। वॉट वॉज द ड्यूरेशन ऑफ कल्पना चावलाज फर्स्ट स्पेस मिशन? उसकी जो पहली स्पेस मिशन थी उसकी अवधि क्या थी? ठीक है, Kalpana's first space mission in the space shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 34 minutes long. इतना उसने समय वहाँ पर बिताया था। For what कल्पना चावला was licensed? उसको किस का लाइसेंस मिल गया था? तो ट्रेनिंग्स वगैरह के बाद, पढ़ाई के बाद, शी वॉज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स, सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइड्स, उसको ये सब जो है लाइसेंस मिल गया था ये सब उड़ाने के लिए। आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब देखिए यहाँ पे वन वर्ड दिया गया है। अ पर्सन हु ट्रैवल्स इन अ स्पेस क्राफ्ट, तो वो कौन होता है जो कि स्पेस क्राफ्ट यानी कि अंतरिक्ष यान में यात्रा करता है, वो होता है एस्ट्रोनॉट। ठीक है, तो स्पेलिंग यही दी होती है, आपको केवल शब्द पहचानना है, बहुत कठिन काम नहीं है। जब आप पाठ्य पुस्तक के पाठ पढ़ते हैं, पाठ सभी पाठ अवश्य पढ़िए, उनकी हिंदी पढ़िए, कठिन शब्द याद कीजिए, स्पेलिंग और अर्थ, आपको बहुत अधिक सहायता मिलने वाली है। अगला प्रश्न, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज़
अपोजिट टू, अपोजिट अब आपको ढूंढना है, अपोजिट होता है विलोम शब्द। प्रश्न को ध्यान से पढ़ा कीजिए। ओल्डेस्ट, ठीक है, तो ओल्डेस्ट सबसे बूढ़ा, तो यंगेस्ट, इसका जो आपको यहाँ पे दिया गया है यंगेस्ट होगा यहाँ पे। वो जो थी शी वॉज द यंगेस्ट, सबसे, सिबलिंग्स होते हैं भाई बहन, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सिबलिंग्स, तो उनमें वो सबसे छोटी थी। चाबियाँ उसमें देखो कोट में है क्या? सोगी। नेक्स्ट देखेंगे रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन करेक्ट सीक्वेंस। आपको यहाँ पे सीक्वेंस में अरेंज करना है। ये आप देख सकते हैं 5 वाक्य दिए गए हैं, तो आपको कुछ भी याद नहीं करना, आपको केवल क्रम लिखना है। क्रम लिखते समय आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। पहला है हिज एक्स फेल इनटू द रिवर, तो यहीं से हमें पता चल रहा है जो ऑनेस्ट वुड कटर की कहानी है वो दी गई है, तो ऑनेस्ट वुड कटर की कहानी को आप याद भी कर लीजिए और उसका क्रम भी याद कीजिए। स्टोरीज़ ज़रूर याद कीजिए। स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल से बेहतर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, स्पेशली जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं या जिनकी अंग्रेज़ी कमज़ोर है उनके लिए विशेष रूप से ये स्टोरीज़ जो हैं तैयार की गई हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर इट। चलिए प्रश्न देखते हैं। हिज एग्स फेल इनटू द रिवर, ही ब्रॉट अ गोल्डन एग्स, द गॉड ऑफ वाटर अपीयर्ड, इट ही wept and cried for help, once a woodcutter was cutting woods near a river। तो पहला सेंटेंस जो कहानी का रहता है वो हमेशा ही इसी से शुरू होता है। वंस अ वुड कटर वॉज कटिंग वुड्स, वंस वाला शब्द जो है आपको हिंट मिल जाता है वहीं से। वंस अ वुड कटर वॉज कटिंग वुड्स नियर अ रिवर, अब क्या हुआ? हिज एक्स फेल इनटू द रिवर, तो दूसरा जो है ये वाक्य हो जाएगा, ठीक है। अब उस वहाँ पे क्या हुआ? वो रोने लगा। ही वेप्ट एंड क्राइड फॉर हेल्प, तो वहाँ पे कौन आया? द गॉड ऑफ वाटर अपीयर्ड, 4 नंबर हो जाता है। ही ब्रॉट अ गोल्डन एग्स, 5 नंबर हो जाता है। तो कहानी पूरी नहीं होगी यहाँ पे, आपको ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन कहानी में क्रम क्या क्या था उसके अनुसार आपको जो अगर पेपर वहीं आपको अटेम्प्ट करना है तो उसके अनुसार आपको क्रम से वो वाक्य पुनः लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे पहले ये वाला वाक्य, वंस अ वुड कटर वॉज कटिंग वुड्स नियर अ रिवर, ठीक है। हिज एक्स फेल इनटू द रिवर, ही वेप्ट एंड क्राइड फॉर हेल्प, द गॉड ऑफ वाटर अपीयर्ड देयर, ही ब्रॉट अ गोल्डन एग्स। तो ये आपके जो है 5 क्रम बन जाएंगे और आपके 5 नंबर बिल्कुल श्योर, फाइनल, पक्के। नेक्स्ट भाग देखते हैं, भाग 4। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है। देखिए पहले प्रश्न में और यानी चॉइस है, तो चॉइस किस किस के बीच में है ये आप जान लीजिए। यहाँ पे आपको जो प्रश्न दिया गया है ये है लेटर, और जो चॉइस इसको दी गई है साथ में आपको एप्लीकेशन के साथ दी गई है। तो आप लेटर्स और एप्लीकेशंस में से अगर आप की थोड़ी सी वीक है इंग्लिश तो आप एक चीज़ को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए और खूब सारी एप्लीकेशंस तैयार कर लीजिए। अगर आप बेटर हैं तो आप लेटर्स और एप्लीकेशंस दोनों तैयार कीजिए, जिससे कि जो आपको बहुत अच्छे से याद हो वो उस समय आप परीक्षा में हल करें और 10 में से 10 अंक हासिल करें, क्योंकि आप देख सकते हैं ये है 10 अंक का प्रश्न। प्रश्न देखते हैं। इमेजिन दैट यू आर लक्ष्य राज लिविंग इन जयपुर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड हार्दिक कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो लेटर्स हैं वो बता देते हैं। देखिए बर्थडे गिफ्ट का थैंक करने के लिए, ठीक है, बर्थडे गिफ्ट का थैंक आप याद कीजिए
और कॉन्ग्रेचुलेशंस देने के लिए अपने दोस्त को, उसने कुछ अचीवमेंट किया है, उसकी अचीवमेंट के लिए बधाई देने के लिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर कीजिए। आप अपने फादर को कर रहे हैं अपनी स्टडीज़ के लिए। ये बहुत बार आता है कि आप हॉस्टल में रहते हैं और अपने पिताजी को आप पढ़ाई के लिए बताना है। 3 नंबर आप एप्लीकेशन ज़रूर याद कीजिए। 4 नंबर आती है कि आप अपने छोटे भाई बहन इत्यादि कोई भी हैं उनको हेल्थ के लिए ध्यान रखना है। हेल्थ और स्पोर्ट्स जो हैं वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी भाग ले, इस बारे में आपको बताना है, पढ़ाई का महत्व बताना है। अभी वर्तमान में कोविड वगैरह है तो कोविड के कैसे प्रोटोकॉल्स वो फॉलो करे, इस तरीके का भी कुछ भी लेटर आ सकता है। या गेम्स की महत्व बताते हुए आपको उसको बताना है कि वो स्पोर्ट्स में भाग ले। इस प्रकार के लेटर आप तैयार कर लेंगे। एप्लीकेशंस फॉर श्योर आपने तैयार की ही होंगी, टीसी की, लीव की, तो ये सब जो है आपको एप्लीकेशंस आ जानी चाहिए। सब्जेक्ट लिखना होता है, विषय जिसे हम कहते हैं। सब्जेक्ट का अभ्यास नहीं किया अभी तक भी तो ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो 25वां और अंतिम प्रश्न रहेगा वो भी 10 अंक का रहेगा। यहाँ पे फिर से आपके पास चॉइस है, तो यहाँ पे चॉइस में आपके पास पैराग्राफ है, ठीक है, और पैराग्राफ के साथ में आपको दी गई है स्टोरी। तो स्टोरी के लिए फिर से दोहराऊंगी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड सी ऑल द स्टोरीज एंड लर्न ऑल द स्टोरीज फ्रॉम माई चैनल ओनली। स्टोरीज़ आपको प्लेलिस्ट में स्टोरीज़ फॉर क्लास 5 to 10 में स्टोरीज़ मिल जाएंगी। और भी आपको कोई चाहिए स्टोरी याद करने में कठिन लग रहा है तो आपकी सहायता के लिए हमेशा ये चैनल उपलब्ध है, हेल्पिंग हैंड है। सो कीप मैसेजिंग, कीप टेक्सटिंग। मॉडल पेपर के सॉल्यूशंस आपको स्टोरी ये वाली मिल जाएगी वहाँ पर। पैराग्राफ्स भी कुछ डले हुए हैं, ये पैराग्राफ डाल दिया जाएगा जल्दी ही। तो आप चैनल से लिंक रहिए, जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए। पैराग्राफ में दिया गया है सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे इन माय स्कूल। आपको जो गाइडेड है ये, यानी कि हिंट्स दिए रहेंगे यहाँ पर, और इनकी सहायता से आपको आपने स्कूल में स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया। तो यहाँ पे फिर से आपको बता देते हैं जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स हैं। एक तो आप कोई भी फेस्टिवल याद कीजिए, फिर एनुअल फंक्शन याद कीजिए, स्पोर्ट्स डे याद कीजिए, कोई भी स्पोर्ट्स डे आपके विद्यालय में, क्योंकि अभी ग्रामीण ओलंपिक्स हुए हैं तो उससे संबंधित एक पैराग्राफ डला हुआ भी है, उसको भी आप अवश्य देखिए मेरे चैनल पर, ग्रामीण ओलंपिक्स के ऊपर, ठीक है। तो ये जो है इनको याद कीजिए। नो बैग डे जो एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं, नो बैग डे एक्टिविटीज़ के ऊपर आप पैराग्राफ ज़रूर याद कीजिए। फिर आपको एक और यहाँ पे लिंक मिलेगा चैनल पर ही, पैराग्राफ्स में एक ही जो मैटर है वो, उससे आप बहुत सारे पैराग्राफ्स लिख सकते हैं। माय बेस्ट फ्रेंड, माय फेवरेट टीचर, या किसी व्यक्ति के बारे में आता है जैसे पोस्टमैन वगैरह आ गया, तो आप किस तरीके से उनकी सहायता से आप माय बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, माय फेवरेट टीचर, तो वो आप कैसे लिख सकते हैं, आप ज़रूर उसको देखिए, याद कीजिए और आप मैसेज ज़रूर कीजिएगा वहाँ पे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो आपको। कहानी द हेयर एंड द टॉर्टोइज कहानी यहाँ पे आप देख सकते हैं आई हुई है, तो आप इसको याद कीजिए पूरी कहानी को। कहानी में आपको यहाँ पे नाम नहीं दिया होता है, तो जो 10 अंक रहते हैं उसका डिवीज़न भी बता देते हैं। आपको पहले कहानी का नाम लिखना होता है, फिर आप कहानी लिखना स्टार्ट करते हैं, और कहानी के अंत में आपको यहाँ पे कहानी का जो है मोरल भी लिखना होगा। तो 1 अंक आपका हेडिंग का रहता है और मोरल का भी 1 अंक रहता है। बीच का मैटर आपकी कहानी आपको लिखनी होती है, तो एटलीस्ट ये 2 अंक तो आप बिल्कुल मत खोइएगा, ठीक है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, तो आपको ये रेस जीतनी ही है। रेस जीतने के लिए जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, SK हेल्पिंग हैंड ट्यूटोरियल्स। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, and please do subscribe if you haven't yet subscribed. Thank you for watching the whole video, and do comment and do like it. Thank you.